हेलो दोस्तों। जैसा कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने पहले ही आपको कह दिया है कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग कॉमर्स के बच्चों के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए और साइंस के बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक का पूरा पैटर्न, पूरा सॉल्यूशन तो लेकर आ ही रहे। साथ ही साथ कॉमर्स के बच्चों के लिए एक और खुशखबरी है कि पूरे बुक का, यानी पूरे चारों सब्जेक्ट का, चाहे अकाउंट्स है, चाहे बिजनेस स्टडी, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे मैथ्स है, हर सब्जेक्ट का पूरे बुक का एक शॉर्ट लेकर आ रहे हैं। वन शॉट, वन शॉट का मतलब एक वीडियो में पूरे बुक का कंक्लूजन रहेगा, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन रहेगा और ये सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आएगा। यानी अब लोग आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका 12 चैप्टर है और 12 का 12 चैप्टर का वन शॉट आपके सामने रहेगा। पूरा पहले कंक्लूजन को समझिए, फिर इसका एमसीक्यू भी लेकर आएंगे। इसका हम लोग एमसीक्यू भी लेकर आएंगे। ये सब्जेक्टिव होगा और एमसीक्यू अलग से होगा। वन शॉट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि जो ट्वेल्थ में क्वेश्चन बैंक जारी किया गया जैक काउंसिल की तरफ से, उसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे पेड बैच में जा सकते हैं। यानी उसके लिए आप फ़ी पे करके हमारे एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से अपना लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको 800 रुपये में चारों सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन बैंक फ्री वहाँ पढ़ाया जाएगा। 800 रुपये में चारों सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट का 200 रुपये आपको पड़ेगा और आप आराम से क्वेश्चन बैंक से अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये वैसे स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, वैसे स्टूडेंट इस कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। और जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए वन शॉट फ्री है। ये आराम से यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगा। आप यहाँ से भी पढ़ के अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन और अच्छा बना सकते हैं। तो ये जो वन शॉट है इसका नाम है मिशन 2024। और याद रखना है कि जब भी हम लोगों का बैच आएगा तो मिशन 2024 के नाम से आएगा। जो यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट भी बना रहेगा उसमें लिखा रहेगा मिशन 2024 जैक, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये जो हम लोग वन शॉट लेकर आ रहे हैं, ये वन शॉट केवल जैक के स्टूडेंट के लिए नहीं है। चाहे वो जैक के स्टूडेंट हो, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, चाहे बिहार स्टेट एजुकेशन, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के हो, बीएसईबी, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड के हो, यानी हर जगह पे कहीं भी किसी या अदर स्टेट, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं और या तो आप सीबीएसई के भी स्टूडेंट हैं, तो ये सारे स्टूडेंट के लिए ये पूरा सेट काम करेगा। या ये तो आपको अगर देखें तो बीपीएससी, अगर आप पीजीटी में भी हैं तो भी आपके लिए काम करेगा। बीपीएससी पीजीटी में बिजनेस स्टडी पढ़ना है, यानी जहाँ भी बिजनेस स्टडी पढ़ना और जहाँ भी आपको ये पढ़ना है, इससे कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उस मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, ये दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर वन शॉट में। पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आप किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और अगर मैं सेशन शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबके लिए, जितने कोर्सेस है सबके लिए मेरे पास एक अलग अलग चैनल बना हुआ है। ये वीडियो वहीं पे स्टोर होगा। अभी धीरे धीरे हम लोग यहाँ से सारे लोगों को बता के, जानकारी दे के वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। फिर सारा का सारा यूट्यूब पे लाइव वगैरह सब उसी बैच में आएगा। तो क्या करना होगा कि जो लोग क्लास 12th के हैं, 11th और 12th के जो हैं, उनको CWH कॉमर्स के नाम से, CWH कॉमर्स के नाम से एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे साइंस के होंगे CWH साइंस, जो आर्ट्स के होंगे CWH आर्ट्स, और ये जो बीपीएससी वगैरह के होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका चैनल का नाम है CWH कॉम्पिटिशन। CWH कॉम्पिटिशन के नाम से है, यानी सब CWH के नाम से ही आएगा, लेकिन बगल में कॉम्पिटिशन लगा रहेगा। तो वहाँ पे आपको बीपीएससी का, पीजीटी, अकाउंट्स, बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, सारे वीडियो यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो हम लोग मेन चैनल में तो डाल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग साइड वाले चैनल में डालें ताकि आपको सेपरेट वीडियो मिले, क्योंकि मेन चैनल में बहुत सारे वीडियो होते हैं, ढूंढने में दिक्कत होता है, प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत होता है। यहाँ पे आपको सजा के वीडियो मिलेगा, आसान पड़ेगा, देखने में ईजी होगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि सब कुछ आसान मिले तो आप सेपरेट एक चैनल है CWH कॉमर्स, अभी इसमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बट आप सब्सक्राइब करके रखिए, सारे वीडियो वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे ताकि आप आराम से देख सकते हैं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस मेन चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि पुराने वीडियो भी है, नए वीडियो भी, तो बच्चों में दिक्कत होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्लास को, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए। मिशन 2024 हम लोगों को किसी हालत में 2024 क्रैक कर लेना है। बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व ये है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th में कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट क्या होता है सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब देख लो ये पिक्चर से ही आपको समझ में आ रहेगा कि मैनेजर का काम क्या है। मैनेजमेंट का काम मैनेजर का है। और मैनेजमेंट क्या करता है, यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कर रहा होगा बताइए। ये जो बंदा देख रहा है आपको खड़ा होकर, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। आप लोग बोलोगे सर मैनेज कर रहा है सबको। ये जितने सबोर्डिनेट्स, इसको सबोर्डिनेट्स बोलते हैं, जूनियर। ये सारे जूनियर को ये बंदा क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और ये बंदा इन सबको एक चीज बता रहा है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। ये सब अपना अपना प्रॉब्लम लेकिन इनके सामने पहुंचे, ये क्या क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, निर्णय ले रहा है। तो याद रखिएगा कि मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। अब क्या मैनेजमेंट है, तो भैया मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर है तो बोलता है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन मैनेजमेंट है तो डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अगर फाइनेंस मैनेजमेंट है तो डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंस एक्टिविटीज़। यानी जिससे संबंधित आप निर्णय लेते हैं वो मैनेजमेंट के अंदर आता है। मैनेजमेंट का और कोई काम नहीं है। मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना। काम तो जूनियर करता है, काम तो ये स्टाफ लोग कर रहे हैं। इसका काम है डिसीजन लेना। ये पॉलिसी बनाता है, ये पॉलिसी बनाता है, ये डिसीजंस लेता है और इसके डिसीजंस को ये सारे लोग फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा कि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है डिसीजन लेना। डिसीजन लेना कि आप वर्कर से कैसे काम करवाओगे, कैसे उससे बेहतर तरीके से काम करवा सकते हो। तो एक व्यक्ति अपने वर्कर से, अपने जूनियर से कैसे काम करवाएगा, कैसे उससे बेहतर तरीके से काम कर सकता है, मिनिमम कॉस्ट में कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है, ये सारे निर्णय लेने का काम किसका है, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का बेसिकली हम लोग देख लिए कि मैनेजमेंट का काम है डिसीजन मेकिंग का। वो ऐसा डिसीजन लेता है कि आप अपने वर्कर को कैसे यूटिलाइज करोगे, अपने पास जो फाइनेंस है, पैसा है, मटेरियल है, एसेट्स है, ये सब का कैसे यूज़ करोगे ताकि आप अपने बिजनेस के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, बिजनेस के गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट क्या बताता है कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैन है, मशीन है, मटेरियल है, उसका कैसे इस्तेमाल करें ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इससे संबंधित निर्णय लेना किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये बात याद रहेगा। मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है रिलेटेड टू मैनेजरियल एक्टिविटी, कि आप ये सारे काम को कैसे, यानी ये सारे चीज़ को कैसे यूज करोगे, किस तरह से यूज करोगे कि आपके बिजनेस के उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाए। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टॉपिक में, मैनेजमेंट का क्या फीचर्स है। तो याद रखिएगा मैनेजमेंट का पहला फीचर्स क्या लिखा हुआ, फर्स्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला मैनेजमेंट का जो फीचर्स है, कैरेक्टर है, वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। आप किसके लिए मैनेजमेंट करोगे, मैनेज करने से डिसीजन किसके लिए लेंगे, तो इसके लिए गोल होना चाहिए ना, एक लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है मैनेजमेंट एक नैरो कॉन्सेप्ट नहीं, व्यापक कॉन्सेप्ट है, बड़ा है, हर जगह मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। मल्टी डायमेंशनल है, एक बार में मैनेजमेंट बहुत सारे डायमेंशन को फॉलो करता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि आज डिसीजन लिया और छोड़ दिए, ये हमेशा लेते रहना पड़ेगा। और मैनेजमेंट अकेले किया जाने वाला काम नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी जिसको सामूहिक क्रिया बोलते हैं। और डायनेमिक फंक्शन है, मैनेजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। आप एक बार कुछ मैनेज मतलब प्लान बना दिए और मैनेज कर दिए और उसी को हर साल लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। और इनटेंजिबल, मैनेजरियल क्वालिटी इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल का मतलब जो दिखाई नहीं देता। अब मेरे अंदर एजुकेशन का क्वालिटी बाहर से तो नहीं दिखता। कोई अगर हमसे बाहर मिलेगा तो हमको नहीं दिखेगा किसी को कि ये आदमी पढ़ा लिखा भी है, या ये आदमी, इस आदमी के अंदर मैनेजरियल क्वालिटी वो तब दिखता है जो वो अप्लाई करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इनटेंजिबल, अमूर्त है, ये दिखाई नहीं देता। तो ये है विशेषताएं मैनेजमेंट का। देख लीजिए सारे फीचर्स को यहाँ पे एक करके बांट दिया गया है पिक्चर के जरिए। अब लिखा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर में। फर्स्ट नेचर क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, एक कला है। इसको सीखना पड़ता है कि कैसे सबको मैनेज करेंगे, कैसे मटेरियल, मशीन, मनी, मैन, ये सब को कैसे आप मैनेज करोगे, और ये सीखना पड़ता है, ये आर्ट है। और ये आर्ट अपने अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, बोलता है ये थियोरेटिकल नॉलेज है। मैनेजमेंट क्या है,
थियोटिकल नॉलेज, अगर जिसके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, थियोटिकल नॉलेज है, वही मैनेजमेंट कर सकता है। मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल एप्लीकेशंस है। हम, मेरा मैनेजमेंट अलग हो सकता है, आपका मैनेजमेंट अलग हो सकता है, तो ये पर्सनल एप्लीकेशन है। हर व्यक्ति का मैनेजरियल कैपेबिलिटी अलग अलग होता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, यहाँ पे सब कुछ होता है रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये रिजल्ट के आधार पर सब कुछ होता है, यानी ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। यहाँ जो भी काम होगा रिजल्ट के आधार पर होगा। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो सीधा ये देखना है कि आप काम क्या किए। जैसे एक व्यक्ति खूब दिमाग लगाए, खूब मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा। एक नया मैनेजर था, खूब नया चेंजेस किया, पूरा टेक्नोलॉजी लगाया, पूरा दिमाग लगाया, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जस का तस है। तो हम क्या मानेंगे कि आपका मैनेजमेंट अच्छा है? नहीं है। लेकिन एक बंदा जो कम काम किया, बहुत कम काम किया, लेकिन उसके कारण आने से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम ये मानेंगे कि उसने अच्छा काम किया, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच उसने दिया है। क्या दिया है? रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच उसने दिया है। आगे है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बस जन्म लिए और सीख गए। ये सब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगा, उतना ही ज़्यादा मैनेजरल क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगा। अगर मेरे अंदर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रैक्टिसेस बढ़ेंगे, तो ही हम अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। कोई व्यक्ति एमबीए करने के बावजूद भी अच्छा मैनेजर इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि उसके पास ये दोनों नहीं रहता है। प्रैक्टिस कहाँ से रहेगा? अभी तो सीखे हैं। जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे और उतना ही ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी, कुछ नया सोचने का। कुछ हर काम को बोलता है ना कि सफल लोग अलग काम नहीं करते हैं, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। यही तो मैनेजमेंट क्वालिटी है कि जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, काम सब एक ही है, काम वही है, सारे लोग एक रास्ते से करें, मैनेजर उसको दूसरे रास्ते से करेगा, यानी वही काम को दूसरे तरीके से करेगा ताकि वो अचीव कर सके अपने टारगेट को, अपने गोल को। तो मैनेजर स्मार्ट कौन होता है? अच्छा मैनेजर वो होता है जो काम वही है लेकिन उस काम को करने का तरीका वो बदल देगा, और यही एक अच्छे मैनेजर की पहचान है। आगे बोलता है कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है। साइंस क्यों है? यहाँ पे जैसे आर्ट्स क्यों है ये लिखा हुआ था, उसी तरह मैनेजमेंट साइंस क्यों है, तो उसके पीछे है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस के आधार पर साइंस बोला जाता है। एस्टैब्लिश काउजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है और यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल होता है, इसके लिए इसको साइंस बोला जाता है। साइंस का मतलब बताया सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा मैनेजमेंट के अंदर, जो भी टॉपिक्स पढ़ने होंगे, सब सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। आप आगे पीछे नहीं पढ़ सकते, सिस्टम से पढ़ना होगा, इसलिए इसको साइंस बोला जाता है। मैनेजमेंट को दोनों चीज़ बोला जाता है, आर्ट भी बोला जाता है, साइंस भी। आर्ट क्यों है? क्योंकि ऊपर पढ़ चुके हैं, और साइंस क्यों है वो भी हम लोग देख चुके हैं। आर्ट का मतलब स्पेशल स्किल है, ये सीखना पड़ता है, और साइंस का मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपको सारा काम यहाँ सिस्टम से करना होगा, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला जाता है और साइंस भी बोला जाता है। तो मैनेजमेंट का नेचर पूछेगा तो तीन, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है। आज के समय में मैनेजमेंट प्रोफेशन भी हो गया। प्रोफेशन क्यों? प्रोफेशन क्यों हो गया? तो सोचिए कि पहले जब लोग एमबीए करता था ना, एमबीए, तो जॉब करता था लोग, जैसे उसका एमबीए कंप्लीट होता था जॉब में चला जाता, नौकरी पकड़ लेता था, किसी कंपनी में चला गया, कहीं चला गया। आज के समय में जो लोग एमबीए करता है ना, अपना ऑफिस खोलता है खुद का, बोलता है हम एमबीए किए, मैनेजमेंट सीखे, अब जिनको मैनेजमेंट का गुण मेरे से लेना है, जिनको मेरे से काम कराना है, मेरे ऑफिस में आइए, मेरा फ़ी पे कीजिए, हम आपको मैनेजमेंट का क्वालिटी देंगे, हम आपको समझाएंगे कि कैसे मैनेज करना, क्या किया जाता है बिजनेस को। तो मैनेजमेंट आज के समय में प्रोफेशन हो गया, लोग प्रोफेशनल बन गए। जैसे डॉक्टर, पहले क्या होता था, कोई डॉक्टर का डिग्री लिया ना, मेडिकल का डिग्री लिया, क्या लिख दिया, अगर मेडिकल का डिग्री कोई ले लेता है तो मेडिकल का डिग्री लेने के बाद कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में घुसने की ट्राई करता था कि सरकारी डॉक्टर बन जाओ, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ। आज जब डॉक्टर बनता है ना, सबसे पहले बोलता है अपना क्लिनिक खोलेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल बनना चाहता है हर व्यक्ति। आज के समय में क्या बनना चाहता है? प्रोफेशनल, कि हम अपना खोलेंगे, जो भी करेंगे अपना करेंगे। तो ये मैनेजमेंट भी आज के समय में प्रोफेशन हो गया। लोग एमबीए करके खुद का ऑफिस खोलने पर ज़्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि अपने वाले ऑफिस में ज़्यादा कमाई है, और उसके कारण ये भी है कि हमारे पास नॉलेज ज़्यादा है, तो हम क्यों दूसरे के लिए काम करें? हमारे पास सर्विस करने का ऑब्जेक्टिव है, हम सेवा करना चाहते हैं लोगों का, तो हम दूसरे के लिए क्यों काम करें? हम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के, हम इथिकल स्टैंडर्ड मैनेज करना चाहते हैं, हमारा लिमिटेड एंट्री है, तो ऐसे में हम दूसरे के लिए काम क्यों करें? हम अपने लिए काम करेंगे। देख लीजिए, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब लिखा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट करने के तीन ऑब्जेक्टिव होंगे। मैनेजमेंट करने के कितने ऑब्जेक्टिव होंगे? तीन। यहाँ पे देखो, और पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा?
हम अगर खूब खूब मैनेजमेंट किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं तो उससे कंपनी को क्या फ़ायदा, तीन फायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और हम लोग कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा? एक मैनेजर को मैनेजमेंट करने से, या और मैनेजमेंट अगर कर रहा है कोई मैनेजर, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा? तो पहला, ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहेगा, सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, प्रॉफिट मिलेगा। और तीसरा, डेवलपमेंट होगा। एक अच्छा मैनेजर मिलेगा तो बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग करेगी और बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मैनेजमेंट चाहता है कि ये तीनों मेरे साथ हो। मेरा बिजनेस लंबे समय तक चले। दूसरा क्या है, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो और मेरा बिजनेस डेवलप हो। ये तीनों का तीनों ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, अब देखिए यहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तीनों चीज़ यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। दूसरा, सोशल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये तीनों का एक साथ कंक्लूजन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अलग अलग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव है, समाज से बिजनेस को क्या फ़ायदा, यानी बिजनेस को, समाज को क्या फ़ायदा बिजनेस से। बिजनेस अगर एक अच्छा मैनेजर रखेगा, नहीं, एक बिजनेस अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखेगा, उससे समाज को क्या बेनिफिट मिलेगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई बिजनेस में अच्छा मैनेजर आ गया तो समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि इन्वायरमेंट और नेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। यानी अच्छा मैनेजर ये भी जानता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट के लिए, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए, वो जानता है बहुत अच्छे से। तो जो एक अच्छा मैनेजर होगा ये सब चीज़ चेक करेगा। एक अच्छा जो मैनेजर होगा वो वेलनेस या वेलफेयर स्कीम चेक करेगा, वेलफेयर स्कीम देगा, जिसमें लोगों को, लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोकल जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था मिलेगी, लोकल जो बच्चे हैं उनके खेलने की व्यवस्था मिलेगी। तो ये सब काम करेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा अच्छा ध्यान देगा कि अच्छा मैनेजर आए तो। एक अच्छा मैनेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या करता है, ज़्यादा ध्यान देता है। ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कि कैसे हम मानव कल्याण करेंगे, कैसे अपने वर्कर का भलाई करेंगे, और बेटर ह्यूमन रिलेशन बनाना चाहता है एक अच्छा मैनेजर। यानी एक अच्छा मैनेजर आ जाने से सोसाइटी को ये फ़ायदा मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देखें, दूसरा ये फ़ायदा किसका है, सोसाइटी को। तीसरा देखते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एक अच्छा मैनेजर आता है तो उसको खुद फ़ायदा क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं। अगर हम बहुत अच्छे मैनेजर हैं तो हमसे पहला ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, दूसरा समाज को फ़ायदा होगा, और तीसरा हमको खुद भी तो फ़ायदा होगा। अगर हम अच्छे मैनेजर हैं तो अपने अंदर खुद डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक मैनेजर को खुद क्या फ़ायदा होगा, तो पहला इकोनॉमिक नीड, हम अगर एक अच्छे मैनेजर हैं तो मेरा आर्थिक जो ज़रूरत है, पैसे का जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाएगा। नीड फॉर रिवार्ड, हमको सम्मान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, मान्यता मिलेगा। और हायर ऑर्डर नीड, हम और ऊपर जा सकते हैं, हमारा आवश्यकता बढ़ सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं तभी आपको मिलेगी जब कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो तीन तरह का याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्टिव। पहला कौन सा, तो सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल सोशल पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन सोशल पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन सोशल पर्सनल, यानी संगठनात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत, संगठनात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत। तीन चार बार रिपीट करेंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तीन आवश्यकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, क्या मैनेजमेंट जरूरी है हमारे लिए। तो याद रखिएगा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करके देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक हो, मतलब हमेशा मार्केट के समय समय के हिसाब से हो, बदलता रहे, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि आप अपने नहीं बदल सकते हो। उसके लिए आपको मैनेजमेंट मिलना चाहिए। अगर मैनेजमेंट आपके यहाँ आ गया तो आपकी इंडस्ट्री को पूरा डायनेमिक कर देगा, पूरा चेंज कर देगा। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ जो वर्कर काम करते हैं उसकी इफ़िशेंसी बढ़ जाए, काम करने की क्षमता बढ़ जाए, तो आपको मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाए, समाज डेवलप करे, तो आपको मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हेल्प इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव, की जो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, कि हम पर्सनली जो ये काम करना चाहते हैं, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। और लास्ट है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर आप चाहते हैं कि सभी लोगों का जो गोल है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, अगर वो अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। यानी मैनेजमेंट का सहारा इन सारे कामों को करने के लिए, इन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और इसमें मदद लेने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। आप चलते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल हैं मैनेजमेंट के, तो सब लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं,
3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ध्यान दीजिएगा, टॉप लेवल एकदम ये ऐसे याद रखना है, टॉप मिडिल लोअर, टॉप मिडिल, ऐसे नहीं तो याद रखो टॉप मिडिल लोअर, टॉप मिडिल लोअर याद रखना है। सबसे ऊपर टॉप लेवल, दूसरा उसके नीचे कौन है, मिडिल लेवल, और तीसरा उसके नीचे कौन है, लोअर लेवल। टॉप लेवल क्या करेगा, ये पॉलिसी बनाएगा, इसको देगा। टॉप लेवल अपना पॉलिसी बना के किसको देगा, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल किसको देगा, लोअर लेवल को। याद रखिएगा, टॉप लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। ये पॉलिसी ऊपर से आता है, यानी ऊपर से पॉलिसी बनाएगा, नीति बनाएगा, कैसे बिजनेस चलाना, रूल्स बनाएगा। ये उस रूल्स को समझेगा और इम्प्लीमेंट करवाएगा किससे, लोअर लेवल से। तो तीनों का अपना अपना काम है। टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं, मिडिल में कौन कौन आते हैं और लोअर में कौन कौन आते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लोग टॉप लेवल में आते हैं, कौन मिडिल में आते हैं और कौन लोअर में। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ऊपर से अथॉरिटी आता है, देखो एरो देखो, ऊपर से अथॉरिटी आता है, अधिकार, और इधर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। नीचे से ऊपर पूछेगा कि नीचे से ऊपर क्या जाता है, तो नीचे से ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है, जिसको उत्तरदायित्व बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरदायित्व। और ऊपर से नीचे क्या होता है, अधिकार आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी ऊपर से नीचे आएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाएगा। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट, या लोअर वाले को ही ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं। टॉप लेवल में आएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब आएगा। मिडिल लेवल में आएगा मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सब मैनेजर यहीं आएंगे। यहाँ आएगा सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, सब इसमें आएंगे। तो याद रखना इसको कि किसके अंदर कौन लोग। अच्छा, इस तरह का सैप क्यों बना हुआ है, वर्कर नीचे आता है लेबर, इस तरह का सैप इसलिए बना हुआ है क्योंकि टॉप लेवल में कम लोग होते हैं ना, तो यहाँ पे जगह कम कर दिया। उससे थोड़ा ज़्यादा मिडिल में होता है और सबसे ज़्यादा लोअर में होता है और उससे भी ज़्यादा वर्कर होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो, वो टॉप लेवल में बहुत कम लोग होते हैं, तो इसलिए इसका जगह कम है। थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिडिल में होता है, इसका जगह ज़्यादा है, और उससे भी ज़्यादा कहाँ होता है, लोअर में होता है, तो इसका जगह ज़्यादा है, और लोअर से भी ज़्यादा वर्कर होता है तो वर्कर का ज़्यादा है और ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो सैप बनाया गया ना, ये इस चीज़ को सोच के बनाया गया कि कहाँ पे वर्कर की संख्या कितनी होती है। जहाँ पे स्टाफ ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ज़्यादा जगह दिया, जहाँ पे कम चाहिए वहाँ पे कम जगह दिया। अब पढ़ रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने काम हैं, तो सब लोग जानते हैं मैनेजमेंट के 5 काम। वैसे बहुत सारे विद्वान अलग अलग काम दिए हुए, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कुंट्ज ओडोनेल का पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पोस्ट डीसी। याद रखना है 5 फंक्शन, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसी तरह होता है, सबसे पहले प्लान बनेगा, दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजेशन होगा, तीसरा क्या स्टाफिंग होगा, चौथा क्या है डायरेक्टिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा। देखिए प्लान बना, प्लान से देखिए ये इस गैप को समझिएगा। प्लान से देखिए नदी यहाँ बह के आया, फिर इससे कहाँ गया, स्टाफिंग में, फिर गया डायरेक्टिंग में, फिर गया कंट्रोलिंग में। देख लीजिए पूरा डिज़ाइन, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले यहाँ आदमी खड़ा है, तो यहाँ से इधर जाने का कहीं रास्ता नहीं, इसमें घुसिए। उसके बाद ये बंद है, अभी इधर वापस जा नहीं सकते, तो इधर घुसिए आगे में, फिर ये कर लीजिए, फिर ये घुसिए और यहाँ घुस गए तो ये करिए। और जब ये होगा तो ये किसके आधार पर होता है, ये प्लानिंग के आधार पर होता है। तो इस पिक्चर को भी आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्लान, प्लान कंप्लीट हो जाए तो घुस जाइए ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो स्टाफिंग है, स्टाफिंग कंप्लीट हो जाए तो डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग कंप्लीट हो जाए तो कंट्रोलिंग में। ये आपका काम है। इसको आप हिंदी में नोट्स में देख सकते हैं, नोट्स में सारा का सारा हिंदी, वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है। सबसे पहले पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 3 3 4 4 बार पढ़ेंगे, क्लियर होते चला जाएगा। कितने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, 5। अब हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मिल के काम करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मिल के काम करना। आप अपनी टीम देखिए, एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, अपनी टीम को मिला के काम करता है, अपने साथ मिला के काम करता है, उसके साथ मिल के काम करता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो तुरंत सपोर्ट करता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिल के काम करना। अगर आप मिल के काम करते हैं तो समझिए आपके अंदर कोऑर्डिनेशन है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट के साथ अभी मिल के प्रयास में लगाओ कि मिशन 2024 कंप्लीट कर देना। 2024 का मिशन आपको अच्छे से तैयार कर देना है, 2024 के लिए अच्छे से तैयार कर देना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कत ना हो। तो हम आपके साथ मिल के काम करेंगे, अकेले नहीं काम करेंगे।
आपसे भी पूछेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा चीज़ लगता है तो आप कमेंट में लिख के देंगे। अगर कुछ लगता है कि ये चीज़ आपको पढ़ाना चाहिए सर, तो आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन, जब हम आपके साथ मिलेंगे तो रिजल्ट होगा। तो मिल के काम करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और वही मिल के काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। मिल के काम करो, एक साथ मिल के नहीं करोगे तो अब बिखर जाओगे। ये कहानी सुने हो ना किसान वाला, कि पांचों बेटा को एक साथ जब देता है लकड़ी का टुकड़ा तो नहीं तोड़ पाता है, अकेले के तोड़ देता है। मिल के काम करो, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। याद रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब मिलके सारे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, पांचों जो फंक्शन है, वो पांचों फंक्शन कैसे काम करेगा, जब तक आपके पास कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोई काम का नहीं। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी। कोऑर्डिनेशन रहेगा तो पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा काम करेगा। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देखिए सब लोग अगर कोऑर्डिनेशन लगाते हैं, सब अपना अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, सब अपना अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो तुरंत बन जाएगा। ये देखिए जो भी बनाना चाहता है ये लोग पिक्चर, ये लोग अगर सब अपने तरफ से एफर्ट्स लगाएगा तो कोई काम तुरंत हो जाएगा। ये साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, वही वाला काम है। कि जब सब लोग हम लोग मिलेंगे, सबका एफर्ट्स लगेगा, एक ही पर्पस के लिए लगेगा, एक ही उद्देश्य के लिए लगेगा, तब तो पहाड़ भी उठ जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, हर व्यक्ति एक पर्पस के लिए, एक मिशन के लिए अगर काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा ही होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, मिल के काम करना। एक एग्जांपल दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। आप लोग म्यूजिक सुनते हो ना, गाना में जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं गाना बजने में, अगर सब एक सुर ताल पर बजता है तो सुनने में मजा आता है। और अगर सब अलग सुर ताल में बजे तो कोई कुछ और, कोई कुछ और, कोई कुछ और, जैसे हम लोग को, जैसे अनट्रेंड आदमी को दे दे बजाने तो ऐसे ही बजाएंगे। कुछ भी बज रहा है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट तो है, आदमी भी है, बिजली भी है, साउंड सिस्टम भी है, सब कुछ है, बट कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहने से जैसे गाना बेसुरा हो जाता है, वैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो काम ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको हम एग्जांपल दे दिए कि गाना अगर सुनते हैं तो सारा इंस्ट्रूमेंट एक ही धुन पर बजता है, तब सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है कि किसको कब रोकना है, किसको कब बजाना है, तब आपको सुनने में गाना अच्छा लगता है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमको कब काम करना है, कब इसको काम को रोक देना है। कोऑर्डिनेशन जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नीड क्या है कोऑर्डिनेशन का, तो बोलता है कि नीड और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो कोऑर्डिनेशन ज़्यादा जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो कोऑर्डिनेशन कम जरूरी है। अनइक्वल डिस्क्रिमिनेशन, अगर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, एक जैसा नहीं है, तो फिर कोऑर्डिनेशन चाहिए। और एक जैसा डिस्क्रिमिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए। भेदभाव समझते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का। स्पेशलाइजेशन, जहाँ कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है, जैसे कोई व्यक्ति को हम काम दिए और एक्सपर्ट है, तो ज़्यादा सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता, ज़्यादा मिलजुल के काम करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो कमज़ोर है, एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको हमेशा उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ही चलना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, विश्वास लोगों का है कि वो कर लेगा, तो कोई उसको सपोर्ट करने नहीं जाता। लेकिन अगर कि लगता है विश्वास नहीं है, कर नहीं पाएगा, तो उसको सपोर्ट करना जरूरी है, उसको कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में देखिए, पिक्चर्स को देखिए, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अलग बात होता है। एक एग्जांपल से समझ जाएगा, सब में एक एग्जांपल डाल देंगे, समझ जाएगा आप। बाकी पढ़ने को तो पूरा डिटेल है। ये कोऑर्डिनेशन है और ये कोऑपरेशन है। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलके काम करना, कोऑपरेशन मतलब मदद करना। अगर कोई व्यक्ति गिर गया रास्ते में, हम उसको उठा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग कर दिया, हम सपोर्ट कर दिए, अब उठा दिए, उसको बोलते हैं कोऑपरेट करना। कोऑपरेट करना, अगर तो कोई चीज़ नहीं आ रहा है, चलो हम कर देते हैं तुम्हारे साथ, उसको बोलते हैं कोऑपरेट करना, सहयोग करना। और कोऑर्डिनेशन मतलब तो मिल के काम करना, उसके साथ मिल के काम करना, और अपने भी काम करना और उसको भी काम करने के लिए प्रेरित करना। अपने भी मेहनत करेंगे और उसको भी मेहनत कराएंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब खुद भी काम करेंगे और उससे भी काम कराएंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑपरेशन मतलब होता है किसी को हम हेल्प कर दिए, कोई काम नहीं जान रहा था, थोड़ा सा मदद कर दिए। तो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ आर डिफर, दोनों अलग अलग बात है। तो कोऑपरेशन का मतलब होता है मदद करना, सपोर्ट करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब मिल के काम करना। इसलिए देखिए यहाँ हाथ मिला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट कर दे रहा है। कोई दिक्कत किसी को, तो दोनों में अंतर होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में। ये मैनेजमेंट का पूरा जितना हम लोग पढ़े उसका कंक्लूजन है। और ये हम लोग वन शॉर्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 बीएसटी का। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे और पहले से थोड़ा पढ़े हुए होंगे तो मेरी बात को बहुत जल्दी समझ पाएंगे आप। और सारा कंक्लूजन हम लोग एक चैप्टर में दे दिए। अब हम लोग इसका एमसीक्यू लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। 40 ऑब्जेक्टिव एक क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो चैप्टर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले वन शॉट हो गया, फिर इसका एमसीक्यू हो गया, और इसका सब्जेक्टिव तो हम लोग क्वेश्चन बैंक में देख ही लेंगे। तो तीनों एक चैप्टर का, इसी तरह से हर सब्जेक्ट का
चैप्टर वाइज चैप्टर करके लेकर आएंगे। इसके लिए बस आपको ये करना है कि आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि और सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।